स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम या फिर उससे आप प्रॉपर्टी भी कह सकते वो पढ़ाने जा रहा हूँ। उसका नाम है द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर की ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है वो पढ़ेंगे। देखो स्टेटमेंट स्क्रीन पर है, मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद कैसे प्रेजेंट करना है वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio with the remaining two sides। तो ये हो गया स्टेटमेंट हमारा। तो अभी इस स्टेटमेंट से हमें सबसे पहले डायग्राम निकालनी है, क्योंकि डायग्राम देख के आप आगे का प्रोसीजर अच्छे से लिख पाओगे, प्रेजेंट करोगे। तो देखो डायग्राम निकालनी कैसी है। तो इसमें बोला है थ्योरम में जो दिए वाला है बस वही आपको पढ़ना है और उससे पढ़ के ही आपको डायग्राम निकालनी है। तो थ्योरम में बोला है द एंगल बाइसेक्टर, बोले एक एंगल का जो कि ट्रायंगल में उसका एंगल बाइसेक्टर निकालो। बोले बस सिंपल, हम पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। देखो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ये होगा हमारा ट्रायंगल। अभी उन्होंने क्या बोले कि इस ट्रायंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर होना ज़रूरी है। बोले तो मैं क्या करूँगा कि ये जो ट्रायंगल है इसे ABC से रिप्रेजेंट करूँगा और ये जो एंगल A है मैं उसका इस तरह से एंगल बाइसेक्टर पहले निकाल लूँगा और जो कि यहाँ पे D पॉइंट में रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? बस ये हो गई हमारी फिगर। अभी ये जो फिगर में आपने कौन सा ट्रायंगल लिया है, कौन सा एंगल बाइसेक्टर लिया है, वो आपको कंडीशन जो दिए वाली है वो आपको लिखना होता है गिवन में। तो देखो, तो हमारी फर्स्ट स्टेप है फिर थ्योरम की, गिवन। देखो क्या बोले, एंगल बाइसेक्टर बोले ट्रायंगल का। तो देखो हमने कौन सा एंगल बाइसेक्टर लिया, AD। देखो मैंने क्या लिया, इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है पहले उसका नाम लिखो, इन ट्रायंगल ABC। रे AD, जो AD रे है इज द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसका एंगल बाइसेक्टर है, बस वो आपको आपकी ओन लैंग्वेज में लिखना है। किसका बाइसेक्टर है, एंगल BAC का, ऑफ एंगल BAC। बस सिंपली एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात हो रही है तो एंगल बाइसेक्टर आप लिख दो। बस इतनी ही कंडीशन बोलिए एंगल बाइसेक्टर के बारे में। तो ये हो गया आपका गिवन और ये हो गया आपकी डायग्राम। अब इसके बाद में जो स्टेप होती है स्टूडेंट, वो होती है टू प्रूव कि हमें इसमें से रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्टेंट पार्ट इसमें से क्या मिलेगा, वो आपको आंसर लाना है, वो आपको लिखना होता है टू प्रूव में। तो देखो उन्होंने क्या बोले कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है, अभी टू प्रूव कैसे लिखते हो, देखो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड को, अपोजिट साइड को बोले। अभी अपोजिट कौन सी, ये जो एंगल है जिसका एंगल बाइसेक्टर, वो एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली BC। देखो ये ट्रायंगल पूरा कंसिडर करो आप। तो ये ऊपर का जो एंगल है उसकी अपोजिट साइड ये आपको BC मिलेगी। तो एंगल बाइसेक्टर ये अपोजिट साइड यानी BC को डिवाइड करता है। बोले देखो कौन से दो पार्ट में डिवाइड करता है, BD और DC में डिवाइड करता है। तो उन्होंने बोले कि ये जो सामने वाली साइड को डिवाइड करता है, बोले इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड। अभी रिमेनिंग टू साइड कौन से है, देखो ये ट्रायंगल है पूरा। अभी उसकी हमने ये साइड कंसिडर करी अपोजिट साइड एंगल की। तो रिमेनिंग साइड कौन से होते हैं, इधर से AB और इधर से AC। तो ये स्टेटमेंट का जो मीनिंग है, इसमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है कि जो अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहे हो आप, ये जो BD और DC, तो ये डिवाइड होती है बोले रेशो में, यानी कि इक्वल रेशो में डिवाइड होती है। बोले किसके, रिमेनिंग टू साइड के। रिमेनिंग साइड है ये इधर से BA और इधर से AC। बस सिंपली ये हो गया आपका टू प्रूव। क्या हो गया आपका टू प्रूव, ये BD और DC ये जो दो पार्ट हो रहे हैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की वजह से, तो ये जो पार्ट है रेशो में बोले यानी इक्वल रेशो में, बोले किसके इक्वल में है, तो ये रिमेनिंग साइड BA और AC के इक्वल में है। बोले तो ये हो गया आपका टू प्रूव। तो ये आपको आंसर लाना है। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द थ्योरम। तो थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या दिया है वो आपको अच्छे से समझ के
पहले डायग्राम निकालना ज़रूरी है। डायग्राम में क्या दिया है, थ्योरम की कंडीशन क्या है, वो आप जो ना पॉइंट्स प्रेजेंट किए हो वो आपको लिखना होता है गिवन में, और आंसर क्या मिला थ्योरम से, रिजल्ट क्या मिल रहा है वो आपको लिखना होता है टू प्रूफ में। तो सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया गिवन, टू प्रूफ और डायग्राम कैसे निकालनी है। अभी नेक्स्ट स्टेप आती है प्रूफ, लेकिन उसके पहले अगर डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है तो आपको लिखना ज़रूरी होता है प्रूफ के पहले, तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप हमारी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। देखो स्टूडेंट, अभी कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इससे पहले हमने पढ़ा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो उस थ्योरम का इस्तेमाल हम ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए करेंगे। तो अभी हमने बीपीटी में क्या पढ़ा कि ट्राइंगल में एक साइड को एक लाइन पैरेलल जानी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैरेलल लाइन बनाऊंगा, ठीक है। और वहाँ पे भी ऐसे रेशियो इक्वल बताए थे, BD और DC, फिर इधर से BA और इधर कुछ तो होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये BD और DC, ये जो लाइन दिख रही है AD, मुझे BPT यूज़ करना है और मुझे पैरेलल साइड चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इधर से ऐसे पैरेलल, AD को पैरेलल आनी चाहिए, मैंने ऐसी एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। स्टूडेंट, मैं कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न भी आपको बता रहा हूँ, तो अच्छे से समझ लो। मुझे BPT इस्तेमाल करना है ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये BPT का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया कि मैंने ये जो AD है, मैंने उससे ये पॉइंट C में से जाने वाली एक पैरेलल लाइन निकाली मैंने, ठीक है। ये देखो ये पैरेलल लाइन का सिंबल है, ठीक है, पैरेलल लाइन निकाली। लेकिन ये BD अपॉन DC फिर BA अपॉन इधर कुछ तो BPT इस्तेमाल करने के लिए होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो BA है मैं उसे आगे एक्सटेंड करूँगा यहाँ पे, और सपोज ये यहाँ पे ABCD और यहाँ पे E में इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स। क्यों किया, BPT का यूज़ करने के लिए। अभी देखो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, क्यों किया तो बताया, अब लिखना कैसे वो भी ज़रूरी है। बहुत से टीचर क्या करते हैं, खाली आंसर बता देते, लेकिन जब एग्जाम में लिखने का टाइम आता है तो बच्चे लिख नहीं पाते, उन्हें आंसर तो पता है लेकिन वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो क्यों किया वो भी बताया, अभी प्रेजेंट कैसे कर रहा है वो भी बताऊंगा, लिखना कैसे। देखो मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, इस C पॉइंट में से जाने वाली लाइन मैंने पैरेलल निकाली जो कि AD को पैरेलल है, ठीक है। तो बस आपको लिखना है ड्रॉ रे CE, ये जो दिख रहा है ऊपर जा रहा है वो उसे आप रे बोल सकते, ड्रॉ लाइन बोलो, रे बोलो, ड्रॉ रे। कौन से पॉइंट में से जा रहा है वो पॉइंट C में से जा रहा है, तो पॉइंट C में से जाने वाला आपने एक रे ड्रॉ किया। कौन सा रे, जो कि वो AD को पैरेलल है, AD रे को पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ रे पासिंग थ्रू, किस पॉइंट में से जा रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट C, पॉइंट C में से जा रहा है, ठीक है, जो कि विच इज पैरेलल, जो कि पैरेलल है, पैरेलल टू रे AD। रे AD को पैरेलल है ऐसा पॉइंट C में से जाने वाला मैंने रे ड्रॉ किया। क्लियर, ये हो गया आधा कंस्ट्रक्शन। अभी देखो ये जो रे है, ये जो रे है वो इस BA को आगे जाके एक्सटेंडेड, देखो ये BA को मैंने, BA तो यहाँ तक ही थी तो मैंने उसे एक्सटेंड किया, या फिर आप इसे रे BA बोल सकते, ठीक है। विच इज, यहाँ पे आप आगे भी लिख सकते हो, इट इंटरसेक्ट, ठीक है, इट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, किसे, BA को, रे BA को बोल सकते हो या फिर एक्सटेंडेड BA को बोल सकते हो, एक्सटेंडेड BA। ये जो रे है आपने निकाले वाला, ये BA को इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उसे हमने नाम दिया पॉइंट E। तो आपको लिखना है ऐसे कि इट इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड BA एट पॉइंट E, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स कैसे लिखना है वो भी अच्छे से समझ। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। तो मैं इसे क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन को थोड़ा डॉटेड लाइंस बताता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारी ओरिजिनल फिगर है एंड दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन। देखो अभी नेक्स्ट स्टेप आएगी हमारी प्रूफ की। देखो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप हमारी प्रूफ। अभी देखो स्टूडेंट्स, हमने BPT पढ़े, ठीक है,
अभी देखो बीपीटी में क्या बताए, आप थोड़ा सा ऐसा कंसिडर करो ट्रायंगल, या फिर आप नोटबुक पे जब भी निकालोगे ना ट्रायंगल, तो इस तरह से ऐसे ट्रायंगल सीधा करके देखो, तो आपको दिखाई क्या देगा, ये जो बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा है BCE, ये वाला ऐसे इधर से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। BCE ये जो ट्रायंगल दिख रहा है उसमें ये जो AD है CE को पैरेलल है। और हमने बीपीटी में क्या पढ़ा कि अगर ऐसे ट्रायंगल में किसी एक साइड को साइड पैरेलल होती है लाइन, तो ये जो पार्ट्स बन रहे हैं, ये जो BD और DC और इधर से BA और AE, ये जो रेशो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हमने बीपीटी में पढ़ा है, ठीक है, बराबर। देखो कौन से BD और DC, देखो BD और DC, और इधर से कौन है BA और AE, ये जो साइड के रेशियो होते हैं BA और AE, ये इक्वल आते हैं। ये हमने बीपीटी में पढ़ा है, बराबर। अभी एक बार यहाँ पे ये हमें आंसर आ रहा है, जो टू प्रूव होता है ये वाला, ये हमारा होता है टारगेट, यानी कि हमारा आंसर। देखो स्टूडेंट, BD अपॉन DC आ गया, BD अपॉन DC, BA भी आ गया, बस यहाँ पे AC के जगह पे यहाँ पे AE है। अब देखो स्टूडेंट, लेफ्ट साइड इक्वल है, इसका मतलब राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए, और राइट में भी यहाँ पे BA इक्वल है। तो 100% आपको पता भी नहीं है तो भी इसे ऑब्जर्व करके भी आप सीधा आपको समझ में आएगा कि AC और AE भी 100% इक्वल होना ही चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो भी आप इसे देख के आपको क्लू मिल जाएगा। अब ये Q इक्वल है, वो आपको फिगर में देख के आपको यहाँ पे आंसर लिख लेना है, उसका रीजन लिख देना है, बस हो गया आपका आंसर कंप्लीट। क्लियर? मैं इसलिए बोलता हूँ कि थ्योरम ज्योमेट्री बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे ही आंसर होते हैं, बस आपको ऑब्जर्व करके ढूंढना होता है। ठीक है, तो देखो इससे तो हमें क्लियर हो गया कि आपको खाली ये जो AC पार्ट है वो AE के साथ Q इक्वल है आपको बताना है। ठीक है, बस इतना ही अभी हमारा काम बाकी है। आपने AC और AE इक्वल बता दिया, बस यहाँ पे AE की जगह पे AC छाप दो, हो गया आपका आंसर कंप्लीट। क्लियर? बस अभी AC और AE हमें बताना है, लेकिन ये मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लिखा, उसका यहाँ पे रीजन मुझे लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है। देखो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया था, ये बड़ा वाला लिया था। ठीक है, BCE, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल BCE, ट्रायंगल में पैरेलल लाइन होनी चाहिए, AD पैरेलल है एक साइड CE को, AD पैरेलल है किसे, साइड CE को। ठीक है, देयरफॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये मैंने लिख दिया, और जो हमें बाद में यूज़ करना है बोल के मैंने इसे इक्वेशन 1 बोल के रिप्रेजेंट किया। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अभी हमारा काम है AE और AC इक्वल बताना। तो एक बार फिगर ऑब्जर्व करो, फिगर में देखो AE और EC। ठीक है, AE और AC, देखो स्टूडेंट्स, AE ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली AE और इधर से AC। अब ये दो साइड आपको इक्वल बताने हैं, तो आप फिगर ऑब्जर्व करो। अगर ये दो साइड आपको इक्वल बताने हैं, इसका मतलब ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है छोटा वाला इस साइड का, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है वो आइसोस्केल ट्रायंगल होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल है तो उसे आइसोस्केल बोलते हैं। और दो साइड इक्वल रहते हैं तब यहाँ का जो एंगल दिख रहा है ये वाला और ये वाला, ये दो एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम या फिर उसकी प्रॉपर्टी से आपको सबको पता है, जो कि आपने 9th क्लास तक पढ़े। जब ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके दो एंगल भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, उसे आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि AC और AE आपको इक्वल बताना है, ये दो साइड। तो उसके लिए आप क्या करो, ये जो मैंने डॉट्स दिए बड़े डॉट्स, आप ये दो एंगल्स इक्वल बता दो। ये फिगर का यूज करके ये आप दो डॉट्स दिख रहे हैं इक्वल बता दो। अब दो एंगल जो इक्वल आ गए तो उनके साइड अपने आप इक्वल आ जाएगी और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा काम क्या है, ये जो डॉट्स बताए बड़े मैंने वो एंगल्स मुझे इक्वल बता, तो उसके लिए हम इस फिगर का इस्तेमाल करेंगे। देखो मुझे ये दो एंगल्स बताने, अभी एक बार फिगर में ऑब्जर्व करो,
ये तो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल एंगल है, ठीक है। सपोज यहाँ पे x है तो यहाँ भी x आएगा, बराबर है। अभी देखो ये जो आपको ऐसे जेड शेप दिख रहा है, जेड वाला, ये ऐसा जेड, क्रॉस जेड ऐसे, ठीक है। अपने 8 और 9 स्टैंडर्ड में पैरेलल लाइंस से बनने वाले अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े होंगे, ठीक है। ये जो ऐसी फिगर बनती है तो यहाँ का एंगल इसके साथ इक्वल होता है कब? जब ये दो लाइंस पैरेलल होते हैं, बराबर है ना। याद आ रहा है आपको? अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारी कंस्ट्रक्शन से ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये यहाँ पे जो जेड बन रहा है ऐसे जेड, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये यहाँ पे इमेजिन करो, तो ये जो दो एंगल्स दिख रहे हैं आपको, तो ये भी दोनों इक्वल होने चाहिए अल्टरनेट एंगल टेस्ट जब लाइन पैरेलल होते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ भी x आ जाएगा, है ना। क्लियर है ना? मैंने क्या किया, ये दो इक्वल है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है गिवन में दिए वाला। उसके बाद ये दोनों x इक्वल बताए, क्यों? पैरेलल लाइन है, अल्टरनेट एंगल इक्वल है। अभी और एक करस्पॉन्डिंग एंगल का भी कंसेप्ट होता है जब लाइन पैरेलल होती है तब, ठीक है ना। देखो अभी ये जो लाइन दिख रही है ये इसके साथ पैरेलल है, तो ये जो दो एंगल्स है, ठीक है ना, ये वाले दो, तो ये यहाँ पे मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे निकालता हूँ। देखो हाँ, इस तरह से बने, देखो। तो यहाँ का एंगल इसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग। जब ये दो लाइंस इक्वल होते हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे इक्वल आ गए, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, x इक्वल आ गए एंगल बाइसेक्टर की वजह से। पहला काम हमारा, पहली स्टेप, ठीक है। उसके बाद ये अल्टरनेट एंगल बता रहा हूँ मैं, x इक्वल आ गए। दूसरी स्टेप अल्टरनेट एंगल की लिखनी है हमें। और तीसरी स्टेप मैं बता रहा हूँ कि ये जो दिख रहा है, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। तो ये हो गए तीसरी स्टेप, बस हो गया हमारा काम। देखो ऑटोमेटिकली x आ गया है कि नहीं? आ गया। तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, तो उनके अपोजिट AC और AE भी आपको इक्वल मिल जाएगी आइसोस्केलेटल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। बस फिनिश, ये हो गया हमारा थ्योरम। अभी ये थ्योरम हमें यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करना है। 3 स्टेप बताया मैंने, ये गिवन में क्या एंगल बाइसेक्टर है बोल के, और ये अल्टरनेट एंगल है बोल के, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है बोल के। 3 स्टेप को 3 इक्वेशन दे दो, फ्रॉम इक्वेशंस नीचे लिख दो इक्वल है बोल के, बस हो गया। चलो लेट अस स्टार्ट। मैं 1 बाय 1 लिखता हूँ अभी। देखो ये x वगैरह नहीं बताऊंगा अभी, मैं सीधा नाम लिख दूंगा। चलो ये दो एंगल का नाम बोलो, BAD और DAC इक्वल। नाउ एंगल BAD एंड इज कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है किसके साथ? DAC के साथ, ठीक है। तो इसका रीजन हो गया रे AD इज द बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर किसका? ऑफ एंगल BAC का, ठीक है ना, बराबर। ये हो गया इसका रीजन। अभी उसके बाद देखो स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा था, ये दो एंगल लिखे थे अल्टरनेट वाले, ठीक है ना। इनका नाम लिखो DAC किसके साथ इक्वल है? ACE के साथ इक्वल है। एंगल DAC कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? ACE के साथ। ACE के साथ इसका रीजन है अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। कौन सी लाइन ने बनाए? AD और CE। AD पैरेलल है CE के साथ, और रीजन है अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अभी उसके बाद क्या बोला स्टूडेंट मैंने आपको? ये वाला इसके साथ इक्वल है करस्पॉन्डिंग। चलो नाम बोले इसका BAD और इसका AEC। देखो BAD, एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल AEC, ठीक है। तो इसका भी रीजन सेम है, पैरेलल लाइन से AD पैरेलल टू CE। खाली अल्टरनेट के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बराबर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट से फ्रॉम 1 2 3 BAD सेम है,
बराबर। ए सी सेम है, फर्स्ट थर्ड सेम है, सेकंड थर्ड सेम है, इसका मतलब ये पूरे एंगल एक दूसरे को सेम है। लेकिन हमें कौन से चाहिए, बस ये दो चाहिए, बस हम वो लिख देंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, तो इसे सेकंड इक्वेशन बोलूँगा, थोड़े ज़्यादा इक्वेशन हो रहे हैं, इससे थर्ड इक्वेशन और इसे फोर्थ इक्वेशन लिखूँगा, ठीक है। और नीचे लिखूँगा मैं, यही से मैं रब कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशंस 2, 3 एंड 4 वी गेट, ये तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि ये जो टिक किए वाले जो एंगल्स है वो इक्वल है। चलो नाम बोलो इनका, ए सी ई, एंगल ए सी ई कॉन्ग्रेंट है किसके साथ, ए ई सी के साथ, ठीक है ना। हाँ देखो स्टूडेंट, अभी ये दो एंगल इक्वल आ गए, तो ये वाला जो साइड में जो ट्रायंगल दिख रहा है छोटा आपको, ठीक है ना, तो इस ये दो एंगल इक्वल है तो उसे आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं, और उस एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। देखो तो इसकी अपोजिट साइड हो गई ए ई, ठीक है ना, ए ई साइड कॉन्ग्रेंट है किसके साथ, इसकी अपोजिट है ए सी, तो ये दो साइड भी इक्वल हो गए, ए ई और ए सी। इसका रीजन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आइसोस्केल्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी बोलो या फिर थ्योरम बोलो, ठीक है। बस स्टूडेंट, अभी मैं इसे और एक स्टेप नाम दूंगा, ये हो गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन, बहुत सारे इक्वेशन हो रहे हैं, ओके। बस स्टूडेंट हो गया हमारा काम। मुझे क्या काम था, ये टू प्रूव था, ये यहाँ पे सेम है, खाली ए के जगह पे मुझे ए सी रिप्लेस करना है, और जो कि हमने फिफ्थ इक्वेशन में अभी प्रूव किया कि ए सी के इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने ए ई को रिप्लेस करूँगा मैं ए सी से, तो हो गया हमारा इक्वेशन। तो इसकी हो गई फ्रॉम 1 और ये हो गया फ्रॉम 5, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 5 वी गेट, हमें मिलेगा क्या मिलेगा, एज इट इज बी डी डी सी, बी ए बी डी डी सी का रेशो, और इधर बी ए, ठीक है ना, और ए के जगह पे ए का इक्वल आएगा ए सी, और जो कि हमारा आंसर आ गया, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से देखो स्टूडेंट, कभी भी एंगल बाइसेक्टर जो ट्रायंगल में दिया वाला था, तो इसकी प्रॉपर्टी, इसका थ्योरम इस तरह से मैंने प्रेजेंट किया, आपको अच्छे से समझ लो, फिर एक बार देख के नोटबुक पे सॉल्व करो, और आपको आने के लिए आप बिना देखे पेन से आपके जो नोटबुक है उस पर बिना देखे एक बार अच्छे से खुद से लिखो, तो आपको आगे कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज आवर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी।